मैं क्रिकेटर बनना चाहता था वैसे। अच्छा जी, और मैंने प्रोफेशनली खेला भी 2 साल। घर का मामला ये है कि अगर मैं एक मिसरा पढ़ दूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, तो अगला मिसरा नीचे से अम्मा आवाज़ लगा के बता देंगी। आज आप कोई भी गज़ल डाल दीजिए, कोई भी उठता है, उसके पास एक्सेस है, कमेंट का ऑप्शन है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। हाँ कि ये हाँ तो ये है, वहाँ तो वो है। हालांकि आजकल आप देखिए हर आदमी एक दूसरे पे तनकीद किया है, कोई गालिब तक नहीं बचे। बिल्कुल। एक दिन घर पे जिक्र करते हुए अम्मी, एक शायर है, रोने लगता है मुशायरे में। उन्होंने बोला कि एक जॉन करके शायर है। अच्छा। मैं कहा उर्दू में जॉन? आदाब दोस्तों, आज हमारे साथ उर्दू शायरी के उभरते हुए शायर जो इस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, मोहतरम अरीब उस्मानी साहब मौजूद हैं। और आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ आए। आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अलीगढ़ से आ रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ बातें आपके बारे में पता चलेंगी लोगों को, क्योंकि एक मकसद तो यही है हमारा कि जो नए शायर हैं, बतौर शायर तो लोग उनको जानते हैं, पर बतौर इंसान बहुत कम जानते हैं। और ये एक कोशिश है कि हम आपसे आशनाई कराएं लोगों की, और हमें भी थोड़ी बहुत आशनाई हो आपसे। तो ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए मैं आपसे जो पहला सवाल मैं पूछता हूँ हर शायर से, वो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपना अभी तक का जो सफ़र रहा है आपकी जाए पैदाइश से होते हुए, बहुत मुख्तसर तौर पे हमें बताएं। मेरा ताल्लुक़ तो ऐसे मऊ से है। आज़मगढ़ के पास एक ज़िला है मऊ, मगर मेरी आबाई बचपन की जो तालीम हुई है वो आज़मगढ़ से हुई है। मेरे वालिद शिबली कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे, अब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इस वक्त। तो हमारी तालीम 10वीं तक तकरीबन वहाँ हुई थी। किस चीज़ के प्रोफेसर हैं? वो ज्योग्राफी में। अच्छा जी, उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग हिजरत कर आए यहाँ पे अलीगढ़ में। और शायरी से मेरी रग़बत का मामला ये है कि वालिद साहब भी अपने ज़माने में कॉलेज लाइफ में वो एमयू से भी पढ़े, उनकी तालीम एमयू से, अपने ज़माने में वो लिखा करते थे। अच्छा। और ये बात मुझे अभी कुछ महीने पहले पता चली है, उनके ही एक साथी ने बताई थी कि आपके वालिद ही अपने ज़माने में शायर हुआ करते थे। हालांकि मैंने उनका कोई कलाम अभी तक देखा नहीं। और मेरी वालदा को बड़ा ही शौक़ है, हज़ारों की तादाद में उनको शेर याद है। क्या बात। ऐसे घर का मामला ये है कि अगर मैं एक मिसरा पढ़ दूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, तो अगला मिसरा नीचे से अम्मा आवाज़ लगा के बता देंगी। क्या बात है। और बचपन से ही मेरे घर में, मैंने जब से होश संभाला है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि दीवाने गालिब, फ़ानी की कुलियात, खुशबू, हालांकि मेरे घर में किसी का ताल्लुक़ उर्दू से नहीं था, किसी का भी। उसके बावजूद भी इस तरह की किताबें मेरे घर पे मौजूद थी, तो शौक़ हुआ। और शायरी से और की तरफ आना, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था वैसे। अच्छा जी, और मैंने प्रोफेशनली खेला भी 2 साल। मैं एकेडमी में खेला, लखनऊ में खेला, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया मुंबई में। अरे क्या बात है। मैं अंजुमन, एक क्लब है मुंबई में जिसके वसीम जाफ़र साहब हैं। बिल्कुल। जी जी, तो वो भी उसी क्लब से खेले हुए थे। अच्छा, कभी तो मैच हम भी खेलते हैं। जी हाँ, तो ये मुशीर खान हुए जो अब सरफराज के छोटे भाई हैं। हाँ। वो भी, तो हम लोग वहाँ से खेला करते थे अंडर 16। फिर उसके बाद मेरा लिगामेंट इंजरी हुआ, तो मैं फास्ट बॉलिंग करता था, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो फिर एक दौर ऐसा आया कि खुद से लिखना मैं लिखता था। वो था कि उस तरीके से नहीं लिखते थे कि किसी से इस्लाह ली जाए या बस ये लिख रहे हैं अपने मज़े के लिए, तो लिखते थे। मगर फिर जब अलीगढ़ में बाकायदा तौर पे मैं वहाँ से मुंबई से मैं अलीगढ़ गया, तो वहाँ पे जब वहाँ पर एक ढाबा कल्चर है, वहाँ पे जब सीनियर हजरात मिले ये हाँ, तो ये पूछें कि क्या लिख रहे हो, मतलब कि क्या है। तो मुझे बताया कि लिखो, इनको पढ़ो, उनको पढ़ो, वगैरह वगैरह। इसमें एक बड़ी मज़े की गुफ्तगू ये है कि एक साहब ने बताया, मेरे बड़े भाई शजील उस्मानी साहब ने, एक दिन घर पे जिक्र करते हुए अम्मी, एक शायर है, रोने लगता है मुशायरे में। अब मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं भी उस गुफ्तगू को सुन रहा हूँ कि
वालिदा से बात कर रहे थे किचन में, मैं दूसरे रूम में था। उन्होंने बोला कि एक जॉन करके शायर है। अच्छा। मैं कहा उर्दू में जॉन? मैं अंग्रेजी वाला जॉन समझ रहा था। जॉन डन तो नहीं जी। तो अब फिर मैंने रात में यूट्यूब पे सर्च किया जॉन, अंग्रेजी वाला जॉन डाल के, तो कोई शायर ऐसा आ नहीं रहा था। बाद में मुझे कहीं कहीं से एक बहुत मुसलसल जॉन का एक ट्रेंड चला था जिसमें वो उनकी वीडियोस आ रही थी। फिर एक अचानक से वो डेस्टिनी थी मिलना, तो 2016 या 17 की बात है। तो जॉन की वीडियो आ गई, तो मैंने देखा कि इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस जॉन एलिया का मेरी ज़िंदगी पे असर रहा। हालांकि मैं उनकी शायरी को बहुत पसंद नहीं करता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, मगर उनकी वजह से मैं शायरी की तरफ थोड़ा सा मेरा वो हुआ कि क्या है वाकई। तो वहाँ से मेरा ये मामला शुरू हुआ। तो ये सब सरगर्मियाँ तो रहीं, और ये बात तो सामने आती है कि तबीयत का मौजू होना वो जो है कि वो तो लाजमी था इस तरह के माहौल में। जी। तो कब पहली बार आपने ये जाना कि आप शेर कह सकते हैं? और अगर आपको याद हो सकता है वो बहर में ना हो या जो भी है, कि ये वाक़या क्या रहा कि जब आपको महसूस हुआ कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझ में कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ? ये वक्त वो था जब मेरा लिगामेंट, मैंने बताया जैसे मेरी इंजरी हुई थी, तो वो वक्त मुझे महसूस ऐसा हो रहा था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो रही है। अब मैं, क्योंकि क्रिकेट से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, मैं 8वीं क्लास में था, फिर छोड़ के फिर मैं उस उम्र में मैं घर से निकल गया था अकेले उतने दूर। तो फिर जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। और हालांकि मैं उस ज़माने में भी अपने एक डायरी पे कुछ ना कुछ लिखा करता था, मगर वही थी, इस्लाह नहीं थी। तब उस दौरान जो एक वक्त था, ये कुछ महीनों का, तो उसमें लगा कि कुछ किसी से कहना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था अलीगढ़ में। मेरे सारे दोस्त आजमगढ़ के थे, मेरे अब्बा की जॉब लगी थी अलीगढ़ में, वहाँ से मैं किसी से आशना नहीं था। इसके सबब मैं अपने साथ वक्त ज़्यादा गुजारने लगा था, और वो सारा नतीजा फिर एक कलम से उतरने लगा। और ओपन माइक वगैरह होते थे शुरू में, तो वहाँ पे लोगों से मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे समझ में आया शायरी होती क्या, फिर मुताले की तरफ थोड़ा सा ध्यान गया। फिर एक बेबहर वाला शेर तो याद नहीं है, मगर बहर वाला जो पहला शेर है मैं आपको वो सुना देता हूँ कि नज़र तुमको तलाशें अब जिधर देखूँ जहाँ देखूँ, नज़र तुमको तलाशें अब जिधर देखूँ जहाँ देखूँ, बता मेरे खुदाया अब किधर देखूं कहाँ देखूं। क्या बात, ये पहला शेर था मेरा। बहुत क्या बात है। तो इसमें से जो बात निकल के आती है कि शायरी एक तरह से आप ज़िंदगी का लगाया हुआ ज़ख्म जो है उस पे एक मरहम की तरह सामने आया। और क्या ये बात अब भी सच है? क्या आपको ये महसूस होता है कि शायरी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दीगर जो अदब की असनाफ़ हैं, ख़ास तौर पे 20वीं सदी के बाद, उसमें हमने देखा है कि शायरी, मतलब चाहे वो नावल हो, चाहे वो काफ़का हो, चाहे कोई भी, तो उसमें ये है कि दुनिया जितनी हैबतनाक है वो उस चीज़ को दिखाया जा रहा है बस। मतलब उसमें उसको पढ़ के आप शायद दुनिया की असल शक्ल देख लेते हैं, लेकिन उससे आगे कोई काम नहीं होता। जबकि शायरी में जैसे ये आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कभी कभी, कोई परेशानी आ गई या कोई चीज़ मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में होना और फिर वो नहीं होती, तो कोई ना कोई शेर आ जाता है। तो जैसे गालिब का ये शेर है, गम नहीं रहता है आज़ादों को बेशज़ यक नफस, बर्क से करते हैं रोशन शम्मे मातम खाना। तो इस तरह के शेर कभी कभी कहीं से आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो जो ज़ख्म अभी ताज़ा है उस पे जो है एक मरहम का काम करती है। तो उस तरह से आप ये समझते हैं कि जो शायरी है, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, कि उर्दू शायरी और ख़ास तौर पे गज़ल की शायरी इस मामले में दीगर असनाफ से परे हटके हैं। और आप मतलब मोतबर कहना चाह रहे हैं? मोतबर की बात नहीं, मतलब इसमें ये क्वालिटी, एक एडिशनल क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी पैदा हो गई है जो शायद आपको ऐसा महसूस होता है कि बाकी असनाफ में भी ये क्वालिटी है। यानी कि ये जब आपका ये दौर चल रहा था
तो आपने कुछ और भी पढ़ा या आपने ये सोचा कि मुझे शॉर्ट स्टोरी भी कहनी चाहिए या मुझे नज़्म कहनी चाहिए, गज़ल ही क्यों? मतलब ये बात एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं हालांकि मैं शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखता हूँ, हालांकि मैंने किसी को पढ़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा जी, नज़्म भी लिखता हूँ, मगर गज़ल की तरफ मेरी तवज्जो इस वजह से गई कि गज़ल एक मुकम्मल इकाई, एक शेर, उसमें तो अव्वल तो ये होता है, और उसमें कम लफ्ज़ों में आप ज़्यादा कह सकते हैं, तो इस वजह से इंसान उससे क्या कहते हैं कनेक्ट जल्दी करता है। आप कम बोल के अब ज़्यादा बोल लेते हैं, तो जिसके सबब आपको बहुत ज़्यादा बिखराव या बहुत बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती है। तो इसके सबब मैंने गज़ल का इंतखाब किया। ये मेरी सोची समझी वो काविश थी, इसके पीछे मैंने कोई वो नहीं लगाया कि मैं ये नज़्म क्यों नहीं कह सकता, ये नहीं, उस पर भी तबाज़माई कर लूँ, उस पर भी मैंने जानबूझ के उसका इंतखाब किया था। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी। जी। तो जब भी मतलब अभी कोई चीज़, कोई वाक़या पेश आए ज़िंदगी में, तो सबसे पहले क्या याद आता है? मतलब अब आपने पढ़ा भी होगा दीगर असनाफ, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? मतलब क्या दास्तोवस्की का कोई कॉल आता है, काफ़का का कोई कॉल आता है, या हमारे मंटो की कोई कहानी याद आती है, या शेर याद आता है? हाँ, शेर से ज़्यादा मेरी तरफ उसका रुझान है कि मैं कोई हम क्योंकि जब भी कुछ मामलात ऐसे आते हैं तो आपके सामने एक इमेज बन के आ जाती है शेर में। शेर जितनी अच्छी पेंटिंग कर लेता है, शायद असल पेंटिंग वो ना हो, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात। अब गालिब का शेर है, तेशे बग़ैर मर न सका कोह का नसद, सरगुश्त खुमार रसूमों को यूँ था। अब जिसको फरहाद और शीरीं कहानी नहीं मालूम होगी, जो उस वाक़े से वाकिफ़ नहीं होगा, कोहकन का मतलब नहीं मालूम होगा। हमें पता है, जब आपको पता है कि हाँ अभी कहीं भी आपने कोहकन का जिक्र सुना या फरहाद शीरीं का, आपके दिमाग में फ़ौरन से ट्रिगर होता है कि गालिब का ये शेर भी है। तो शेर से तस्वीर जल्दी बनती है, शेर से आपकी बात भी मुकम्मल होती है। अब आप शेर ऐसा ज़रिया है कि आप दुनिया की कोई भी किताब उठाएं, किसी भी फॉर्म की पोइट्री, यहाँ पे हिंदुस्तान का हम हवाला देते हैं कि या मजहबी कोई तकरीर करे या सियासी कोई तकरीर करे, उसमें शेर का हवाला दिया जाए, पार्लियामेंट हो या कोई भी हो, या मस्जिद के मेंबर से हो, वहाँ पे भी शेर पढ़े जाते हैं। क्योंकि इंसान का एक जज्बाती लगाव है शेरों से, क्योंकि जो बात आप बहुत बड़ी तकरीर में नहीं कर सकते, वो चंद लफ्ज़ों में वो शेर आपको डिलीवर कर देता है वहाँ पे। बिल्कुल जी। तो यानी कि वो जो ब्रेविटी, जिसको शेक्सपियर कहता है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, तो वो उस तरह की जो आप बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि, और एकदम से ये भी होता है कि अब जैसे एकदम से इस रिवायत से जोड़ दिया ना आपको, तेशे बगैर मर न सका, तो सब पूरी कहानी तलमी जो इसमें इस्तेमाल, तो थोड़ा बहुत एक तो पहुंचा देती है वहाँ कि आप देख लेंगे कि ये कौन है, ये कोहकन क्या है, और एकदम से वहाँ आपको जोड़ देती है। बिल्कुल ये बातें तो हैं ही हैं। तो आगे सिलसिला बढ़ाते हुए, एक थोड़ा शेर व शायरी की बात हो रही है, तो एक उससे परे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो शेर व शायरी के अलावा, क्योंकि अब हम और चीज़ों की बात भी कर रहे थे, तो और क्या पढ़ने या देखने, जैसे आप आजकल मूवीज़ है या पढ़ने या पेंटिंग्स या जो भी है, और क्या पढ़ने का शौक़ रखते हैं आप या देखने का शौक़ रखते हैं? इससे परे ये मैं जानना चाहता था। मैं मूवीज़ देखने में बहुत बुरा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं मोबाइल में अगर कोई मुझे एक मूवी रिकमेंड कर दे तो मुझे हफ्तों लग जाते हैं देखने में। अच्छा। मैं नहीं देख पाता हूँ। और किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, ख़ास तौर पे नस्र। मैं शायरी कम पढ़ता हूँ, नस्र ज़्यादा पढ़ता हूँ। इसकी कोई वजह? इसकी वजह मुझे ये लगता है कि तख़य्युल, अगर बतौर शायर मैं अगर इसकी वजह बताऊँ कि अगर आप तख़य्युल आपका वसी करना है तो आपको नस्र पढ़नी पड़ेगी। शेर पढ़ना से आप शेर कहना सीख सकते हैं, शेर बनाना नहीं सीख सकते। शेर बनाने का ढंग, शेर बनाने का मजमून, और जो उसमें जो आपके तख़य्युल, हाल ही ने तो 3 चीज़ें दी थी ना, तफ़हुस अल्फाज और मुताला कायनात और ये सारी चीज़ें, तो अब जब तक मुताला नहीं करेंगे आपका दायरा महदूद रह जाएगा, आप वसी नहीं हो सकता वो। तो मैं नावल पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ, और मैंने कई अच्छी खासी नावलें, एक लॉकडाउन के वक्त पे तो मैंने तकरीबन 80-86 नावलें पढ़ ली थी। तो मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो ख़ास तौर हिंदी और उर्दू नावल में ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो कौन से आपके पसंदीदा? मुझे इनका खदीजा मस्तूर का एक नावल है आंगन, जो पाकिस्तान में ज़मीन के नाम से शाया हुआ था,
वो बड़ा पसंद है। राही मासूम रज़ा साहब का एक नावल है जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अतराफ कहानी पे लिखा था, टोपी शुक्ला। अच्छा, वो भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है वो नावल। ये दोनों नावल, एक शौकत सिद्दीकी का है, पाकिस्तान के शायर हैं, वो मुसन्निफ़ हैं, खुदा की बस्ती। खुदा वो भी मुझे बहुत पसंद नावल है। क्या बात है। और एक नावल और है गुनाहों का देवता, वो भी मुझे बड़ा पसंद है। प्रेमचंद की ज़्यादातर नावलें जो मैंने पढ़ी वो उर्दू के बजाय मैंने हिंदी में पढ़ी हैं, क्योंकि मेरे घर हिंदी में मौजूद थी जब मैं बचपन में था। हाँ, अब मैंने गबन पढ़ ली थी तकरीबन, आप यकीन कीजिए मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था तब मैंने गबन पूरी पढ़ ली थी, क्योंकि मेरे घर में वो मौजूद थी। क्या बात है। तो इस तरीके से मामला हुआ। अब पढ़ने का शौक़, अब एक वक्त था कि क्रिकेट सम्राट करके एक मैगज़ीन आया करती थी। अच्छा जी, तो 15 रुपये की वो मैगज़ीन आती थी। तो मुझे क्रिकेट से बड़ा शौक़ था। उसमें जो 15 या महीने पे एक बार आती थी वो, तो उसमें जितने इस महीने में जितनी भी सरगर्मियाँ हुई क्रिकेट से मुतल्लिक़, उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें आती थी क्रिकेटरों की। उसमें जितनी गॉसिप जो अब आजकल न्यूज़ वाले देते हैं, उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती थी। वो 15 या 20 रुपये की आती थी। अब मैं पैसे जमा करते 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 जब वो लेता था, और जहाँ वो मिलती थी मेरे घर से अच्छा खासा दूर थी वो दुकान। अच्छा, मैं जाता था वहाँ पे, उनको पैसे देता था, वो किताब लेता था, फिर घर तक वापस आता था, मैं किताब पढ़ लिया करता था। फिर वापस कहता ये वाली तो मैंने पढ़ी है, वो मुझे पैसे दे दीजिए वापस। मैं पैसे वापस ले लिया करता था उनसे। फिर अगले दिन अगले महीने में किसी और दुकान वाले के पास जाता था। ऐसे करके मैं फ्री में पढ़ता था वो किताबें। क्या बात है। बहुत दिलचस्प बातें हैं ये सब। लेकिन अब वो है कि कुछ ऐसे सवाल जो हैं जो मैं हर शायर से पूछता हूँ, उनमें से भी कुछ एक सवाल तो बुनियादी, क्योंकि आपने हाल ही की बात की और मुकदमा शेर शायरी की बात की, तो उसमें बहस तो पुरानी है, लेकिन उसमें जो ये एक बात आती है, जो क्रिएटिव एक प्रोसेस है, जो एक तख्लीकी अमल है शायरी का, उसके एक ब्रॉडर सेंस में एक तो आमद कहते हैं और आवत कहते हैं कि हर आदमी या तो कहीं से आता है, जैसे शो गालिब कहता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, या फरद साहब उसको आगे लेके जाते हैं कि ज़मीन लफ्ज़ उगाया नहीं बहुत दिन से, कुछ आसमां से भी आया नहीं बहुत दिन से। तो ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आप ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, इसलिए हम सब शायरों से पूछते हैं जी। तो आपसे भी ये पूछना बनता है कि आप जब शेर कहते हैं तो उसमें आपका इरादी दखल कितना होता है और क्या माहौल होता है, और अपने तौर से आपको जो भी आपको मुनासिब लगे वो आप बताएं। मेरे साथ मामला ये है कि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब कुछ दिनों में मेरे पास शेर आने वाले हैं। वो इरादी तौर पे नहीं होता है कि मैं कोशिश करने जाऊँ तो एक लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। मैं कोई मुबालगे से काम नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोशिश करने जाओ तो एक लफ्ज़ नहीं होते। और जो कोशिश की हुई गज़लें ऐसा नहीं कि नहीं लिखी हैं, वो काबिल मतलब सुनाने काबिल तक नहीं है। बहुत मुमकिन होता है ऐसा मेरे साथ कि रात के वक्त मेरे साथ शेर होता है कि मैं जहन में ये मेरा मामला ये है कि ज़मीन का इंतखाब मैं पहले कर लेता हूँ। अच्छा, कि मैं मुझको अब इस गज़ल में या फलाना में 3-4 आपको लगता है कि आपने कोई गज़ल आपको कभी पसंद आई होती है, आप सुनते मुझे लगता है यार इस गज़ल में कभी ज़मीन गज़ल कहनी चाहिए। वो बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ें चलती हैं और जहन इसी तरीके से काम भी करता है। तो जब ऐसा होता है मुझे पता चल जाता है कि अब गज़ल होने वाली 2-3 पे, वो अजीब सी एक इस तरह की कैफियत रहती है। रात में कभी भी 2 बजे मेरे साथ कई बार मरतबा होता है कि मुझको ऐसा महसूस होता है मैं सो रहा हूँ, मैं ख्वाब देखा हूँ तो मिसरा हुआ है तो मैं उठता हूँ फ़ौरन से लिखता हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब नहीं तो मिर्ज़ा गालिब तो पूरा नींद में उठते, नशे में होते थे, वो गाँठ खोलते थे, ऐसा नहीं था। मुझे हल्की सी सुरूर की कैफियत जिसको कह सकते हैं आप, कि आप लेटे हैं और आपकी लग रहा है कि आप सोए भी हैं आप सोए नहीं भी हैं, उस तरह की कैफियत होती है। हाँ, तो उसमें होता है। और मैं आमद का ज़्यादा बड़ा कायल हूँ, आवर्त का कम कायल हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हालांकि हर शायर ने आमद के साथ फिर आवर्त वाला मामला किया है। अब गालिब के नुस्खा अर्शी में अब उसका एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि कितनी काट छाट इनके इकबाल के यहाँ भी आपको मिल जाएगी कि हर शायर करता है, उसको इस्लाह की गुंजाइश हर शेर में बाकी रह जाती है। वो दूसरा मामला होता है। मगर जो उतरता है ख़याल जिसको कहते हैं, जो पुख्तगी के साथ होता है, उसमें एक लफ्ज़ की इधर काट छाट कर लेना, मुझको लगता है उसमें भी 70-80% जो मामला होता है आमद का होता है। उसके बाद 20% जो क्राफ्ट का मामला होता है वो आवर्त से शेर को खूबसूरत बनाया जाता है। हाँ, यानी कि ज़्यादा दखल जो है आमद का है, और उसके बाद जो है फिर जो काट छाट होती है वो
दिमागी तौर पे आप उसको देखते हैं, वो क्राफ्ट की बात है। बिल्कुल, ये तो हुई शायरी की बात। एक क्योंकि आप अभी नौजवान शायर हैं, मुशायरे पढ़ते हैं, मुझे लगता है ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और ये एक ज़रूरी सवाल भी है आज के दौर के लिए, कि जो मुशायरों में जाते हैं और पहले दौर में जो शायर रहते थे, वहाँ जो शायरी सामीन तक पहुँचाने का ज़रिया जो था वो मुख्तलिफ था। जाहिर सी बात है, अब मॉडर्निटी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसमें इंटरनेट आ गया, तो सोशल मीडिया जैसा कि आप जानते हैं। तो अब वो वसाइल और वो ज़राए जो है वो बदल चुके हैं। बिल्कुल। तो उसमें अब जब आप शेर कह रहे हैं और मुशायरों में जाते हैं, और तो एक बहुत, मतलब मैं जब आया था तब सोशल मीडिया इतना था भी नहीं, मतलब आ चुका था, लेकिन मतलब जितना अब अहम हो गया है समाज में उतना तो नहीं था, और हमारे अपने अलग मामले रहे उसके साथ। लेकिन अब वो एक जैसा लगता है कि जैसे ज़रूरत शायद हो गई है लोगों की, पता नहीं। तो सोशल मीडिया का रोल आपको क्या लगता है आज के दौर में? शायरी, जैसे ये पॉडकास्ट भी अब सोशल मीडिया पे ही जाएगा, शायरी और उर्दू ज़बान के लिहाज से सोशल मीडिया का क्या रोल रहता है, और क्या ये मुस्बत ही है या मनफी है, या इसमें दोनों चीज़ें हैं? बिल्कुल। अब कोई भी चीज़ आती है उसके दोनों पहलू होते हैं। मसला ये है कि पहले अगर किसी शायर पे किसी को क्रिटिक करना होता है, तनकीद करनी होती थी, आपको उस मुकाबले का पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ता था कि उस फलां पे अगर आपको ये मतलब या से गाना चंगेज़ी पे आपको कोई उसकी गज़ल पे कुछ कहना पड़े या उस पर तनकीद करनी पड़ेगी, तो एक आम आदमी नहीं करता था। एक उस लेवल का आदमी होता था जो उसकी गज़लों की परख रखता हो या गज़ल शनासी से अच्छे से वाकिफ़ होता, वो उस पर कमेंट। आज आप कोई भी गज़ल डाल दीजिए, कोई भी उठता है, उसके पास एक्सेस है, कमेंट का ऑप्शन है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, हाँ कि ये हाँ तो ये है, वहाँ तो वो है। हालांकि आजकल आप देखिए कि हर आदमी एक दूसरे पे तनकीद किया जाए, कोई गालिब तक नहीं बचे। बिल्कुल। तो एक तो बड़ा मसला ये है कि आदमी कम पढ़ते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, ये तो बड़ा इसका है। और सोशल मीडिया ने क्या किया है कि लोगों को मुताले से बड़ा रोक दिया है। मैं अपने वालिद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी बिना किताब पढ़े सोते हुए नहीं देखा था। अच्छा। पिछले 4-5 साल से उनको मोबाइल की ऐसी आदत लगी और किताब पढ़ना उन्होंने बंद कर दिया रात में। तो मुझे ये बड़ा आज़ादी तौर पे बुरा लगा था कि मैं एक आदमी को जिसको मैंने देख रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो बिना किताब पढ़ के सफ़र तक में टॉर्च लेके जाते थे मगर पढ़ते तभी सोते, उनको नींद नहीं आती थी, अब उन्होंने बंद कर दिया। तो ये बड़ा सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान भी हुआ है कि आदमी मुताले से बड़ा दूर हो गया है। फ़ायदा ये हुआ कि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते थे, यानी कि लोग जिससे आप कोई भी आर्ट होती है तो आप चाहते हैं कि दुनिया उसकी तारीफ़ करे, या जिसके लिए लिख रहे हैं उस तक तो पहुंच जाए। बिल्कुल, ये एक ज़रिया है। तो ये इस चीज़ में आसानी कि लोगों तक रसाई बड़ी आसान हो गई कि आप अपना कलाम यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान, जहाँ तक पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं। वरना ये काम पहले किताबों के ज़रिए होता था, हर आदमी के बस की नहीं है कि किताब पब्लिश करवाए और इतना। तो ये एक फ़ायदा और एक इसका एक नुकसान ही हो जाता है। अभी हम जो है आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाते हैं और अब हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो रैपिड फायर राउंड है। जो पहला इसका सेक्शन है उसमें कुछ शायरों का नाम आपके सामने लेंगे और उसमें आप जो है फिलफोर मतलब फिलबदी जो भी लफ्ज़ आपके जहन में आता है वो कहना है बिना सोचे, वक्त नहीं ले सकते, खामोशी जवाब नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है फ़ौरन वो बात बतानी, कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। तो कुछ शायरों के नाम मैं लेता हूँ। अहमद फराज, मोहब्बत। जॉन एलिया, मुनाफिक। परवीन शाकिर, खूबसूरत। जहरा निगाह, नज़्म। नून मीम राशिद, हसन कुज़गर, फैज़ अहमद फैज़, इनकलाब, मोमिन खान मोमिन, हाफिज़, क्या दाग, दाग शराब, सौदा, सौदा कसीदा, अच्छा गालिब, गालिब शराब, मैनोशी,
मीर तकी मीर। मीर जुनून। जुनून, क्या बात है। मैंने निकल जुनून से मशक़े कलंदरी की, जंजीर सर बनी है था सिलसिला जो पाका। मीर का शेर याद आ गया, आपने जुनून कहा तो ठीक है। अभी हम अगले इसमें दूसरा जो इसका सेक्शन है वो है कि बिना सोचे फिर से जी, क्योंकि वो एक है कि कॉन्शियसनेस को जितना दूर रखा जाए, आप अभी अपना कोई शेर जो बिल्कुल एकदम से आपके जहन में आता है, बिल्कुल एकदम से वो पढ़े, वो सुना दूं? हाँ, एकदम से तो नहीं हुआ। हाँ, एकदम से तो नहीं हुआ। फिर ये ऐसे मुझे याद, बड़ा मामला ख़राब है ऐसे तो। चलिए, आपकी शायरी जो है वो खामोशी है। ठीक है, इसका जवाब हम खामोशी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम आपसे आपका कलाम तो सुनेंगे ही, तो वो चीज़ तो है। तो आगे ये सवाल है कि आज के शायरों से जो अभी हयात है, उनसे परे अभी तक उर्दू अदब में जितने शायर गुजरे हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं, अगर आप उन सब के हम असर होते बैक वक्त, तो आपको क्या लगता है कि किस शायर से आपकी बहुत अच्छी बनती और आपकी दोस्ती होती और किस शायर से आपकी दुश्मनी होती? मेरी फैज़ से बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। उसकी वजह है कि मैंने कहीं पढ़ा था, अब किसने की तहरीर मुझे याद नहीं है, कि उन्होंने कहा था कि अगर फैज़ हुजूर के ज़माने में मौजूद होते हैं तो कहीं जंग होती तो हुजूर कहते हैं फैज़ को भेज दो। क्या? अगर कहीं इसको मार भी पड़ेगी तो खामोशी से बर्दाश्त करके आ जाएगा। वाह। तो फैज़ के अंदर सब्र का बड़ा जज्बा था। फराज एक जगह लिखते हैं कि मैं जब उनको जिला वतन किया गया था दोनों को, बैरूत, तो दोनों एक साथ थे 6 महीने तक। तो फराज ने लिखा है कि मैंने 6 महीने तक कभी भी फैज़ साहब के माथे पे शिकन नहीं देखी। क्या बात। इतना सब्र था उस आदमी के अंदर। तो मुझे लगता है कि फैज़ साहब से मेरी बड़ी बनती। दुश्मनी? जॉन से दुश्मनी? जॉन से जिस आदमी ने मुझे शायरी की तरफ उसकी वजह, क्या दुश्मनी? उसकी वजह ये नहीं, उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान, जो उसका पहला फ़र्ज़ है उसके अहले खाना के लिए, घर वालों के लिए, उससे ही वो अगर महरूम रह जाता है तो दुनिया के लिए तुम कुछ भी कर लो, एक नाकामयाब आदमी रह जाते हो। मेरे ज़ाती राय। तो इस वजह से मैं, और जो आपने दोस्ती फैज़ से कही, जो वजह आपने कही, तो मैं समझ गया कि जॉन एलिया के साथ आपकी दुश्मनी का क्या सबब हो सकता है। तो अब आखिरी इसका एक सेक्शन है हमारा जिसको हम कहते हैं ये या वो। ठीक है, तो मैं 2 शायरों के नाम लूँगा, उसमें आपको एक शायर चुनना है। तो मुनीर नियाज़ी या जॉन एलिया? मुनीर नियाज़ी या अहमद फराज? अहमद फराज या परवीन शाकिर? फराज या फैज़? फराज या फैज़ में फराज जी। फराज या दाग? फराज या मोमिन? मोमिन या गालिब? और आखिर में गालिब या मीर? गालिब। हाँ, गालिब सब पर गालिब है। हाँ। तो बहुत अच्छा रहा ये सिलसिला और ये बातचीत का, और ये रैपिड फायर राउंड भी। मुझे लगता है कोई पास फेल तो इसमें मामले हैं नहीं, मतलब कामयाब ही रहा, मैं कह सकता हूँ। तो ये अब हम जो है, अब मुझे लगता है इख्तिताम को पहुँच रहे हैं इस एपिसोड के, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे कुछ शेर सुने बग़ैर हम ख़त्म कर दे प्रोग्राम। तो आपसे दरख्वास्त है कि एक गज़ल अपनी कोई पढ़ दें हमारे लिए, हमारे सामीन के लिए। मतलब देखिए, गज़ल का है कि तुमको मैं दिए जाऊंगा रोने के बहाने, तुमको मैं दिए जाऊंगा रोने के बहाने, दुनिया से चला जाऊंगा सोने के बहाने। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तुमको मैं दिए जाऊंगा रोने के बहाने, दुनिया से चला जाऊंगा सोने के बहाने, उसने तो फ़कत कुन ही कहा और ये दुनिया, उसने तो फ़कत कुन ही कहा और ये दुनिया बढ़ती ही चली जाती है होने के बहाने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
क्या बात, बढ़ती ही चली जाती है होने के बहाने। अपना हो कोई गम कि किसी गैर का दुख हो, अपना हो कोई गम कि किसी गैर का दुख हो, दिल को तो फ़कत चाहिए रोने के बहाने। बहुत अच्छे, वाह। दिल को तो फ़कत चाहिए रोने के बहाने, मजमा ही चला आता अगर नूह ये कहते, मजमा ही चला आता अगर नूह ये कहते, आ जाओ मेरी नाव डुबोने के बहाने। बहुत अच्छे, क्या बात है। आ जाओ मेरी नाव डुबोने के बहाने, तन्हाई में मिलना नहीं मुमकिन तो किसी रोज़, तन्हाई में मिलना नहीं मुमकिन तो किसी रोज़, तुम भीड़ में मिलना मुझे खोने के बहाने। बहुत, क्या बात है। तुम भीड़ में मिलना मुझे खोने के बहाने। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए शायर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।